आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस जो प्रोसेस है ये इट इज अ टाइप ऑफ अनयूजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोगों को हमने बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के केस में या किसी भी केस में दो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो मियोसिस जिसके द्वारा गैमीट्स का निर्माण होता है, और गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जबकि जनरली जो प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी से मियोसिस प्रोसेस के द्वारा इसमें गैमीट का निर्माण होता है, और ये गैमीट दो तरीके के होते हैं, एक मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। तो मेल एंड फीमेल दोनों इंडिविजुअल में मियोसिस के द्वारा गैमीट का निर्माण होता है। फिर जब एक बार गैमीट बन जाता है तो ये गैमीट जो है फ्यूजन की ओर अग्रसर होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज होने की कोशिश करते हैं, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो। जनरली अधिकतर केसेस में एडवांस प्लांट्स में या एडवांस एनिमल्स में जो फीमेल गैमीट होती है वो हमेशा इमोटाइल होती है और मेल गैमीट हमेशा मोटाइल होता है। तो प्लांट के केस में भी अगर हम देखें तो मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होता है, मेल गैमीट ही चल करके फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, फीमेल गैमीट हमेशा इमोटाइल होती है। तो इस प्रोसेस को हम लोग जो है प्लांट के केस में जब फीमेल गैमीट तक आता है इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन के बाद फिर पॉलन ग्रेन्स जो है फीमेल प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करता है, पॉलन ट्यूब बनता है, और फिर पॉलन ट्यूब के बनने के बाद उसमें जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो जेनरेटिव न्यूक्लियस माइटोसिस के द्वारा दो मेल गैमीट का निर्माण करता है, और दोनों मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट जो है वो एग सेल से फ्यूज करता है और दूसरा जो है वो डेफिनेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। तो जो फीमेल गैमीट यानी एग सेल से जब फ्यूज होता है तो वो बन करके एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और जो दूसरा मेल गैमीट है वो डेफिनेटिव न्यूक्लियस से फ्यूज करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। तो ये जो प्रोसेस है वो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि डिप्लॉइड जाइगोट और उससे फिर एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म्स का निर्माण होता है। तो ये हो गया रेगुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स में कई ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं जहां पर कि रेगुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें कहीं ना कहीं किसी एक स्टेप की कमी होती है, या तो सिनगैमी एब्सेंट हो जाता है या तो मियोसिस एब्सेंट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे और उन प्रोसेस के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं और किन किन टर्मिनोलॉजी से हम उसको जानते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए हम आपके सामने जो है स्क्रीन शेयर करते हैं। ये है एपोमिक्सिस। ठीक, तो जो एपोमिक्सिस होता है, एपोमिक्सिस जनरली इसको अगर हम डेफिनेशन देखें तो it is substitution of usual reproduction by a form of reproduction which does not involve meiosis and syngamy। मतलब it is a type of reproduction, apomixis is a type of reproduction which does not involve meiosis and syngamy। यानी वो reproduction जिसमें कि या तो meiosis नहीं है या तो syngamy नहीं है, दोनों में से कोई नहीं है। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग जो है एपोमिक्सिस कहते हैं या एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो एपोमिक्सिस जो होती है वो दो तरीके की होती है, रिकरेंट एपोमिक्सिस और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो रिकरेंट का मतलब होता है कोई चीज बार बार रिपीट हो, तो वो एपोमिक्सिस जिसमें कि ये जो प्रोसेस बार बार रिपीट होती है उसको बोलते हैं रिकरेंट एपोमिक्सिस। और नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस वो एपोमिक्सिस होती है जो केवल एक बार होती है, दोबारा वो एपोमिक्सिस नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है रिकरेंट एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो रिकरेंट एपोमिक्सिस है वो दो तरीके की होती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड ए गैमोस्पर्मी। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड ए गैमोस्पर्मी ये रिकरेंट एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जैसे कि आप लोग जानते हैं कायिक जनन भी इसको हिंदी में कहते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में the plants are propagated by a part of their body। प्लांट बॉडी का कोई भी एक पार्ट उसके द्वारा उस प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है। वो प्लांट बॉडी चाहे वो उसका लीफ हो सकता है, चाहे वो रूट हो सकता है, चाहे वो स्टेम हो सकता है, चाहे वो कोई बड हो सकता है, लेकिन वो सीड नहीं होगा।
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट का कोई भी पार्ट सीड के अलावा, जब प्लांट का कोई भी पार्ट सीड के अलावा रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है, तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी वो पार्ट जिसको हम लोग प्रोपगेशन के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग प्रोपग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपग्यूल्स। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल की पटेटो, आलू में आप लोग जानते हैं कि आलू की जो आलू के कंद की जो आंख होती है, उसको हम लोग जो है यूज करते हैं प्रोपगेशन के लिए। या जो शुगर केन होता है, शुगर केन के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, शुगर केन के जो सीड सेट्स होते हैं उसको हम लोग जो है यूज करते हैं प्रोपगेशन के लिए। कोई कनेक्ट होना चाह रहा है तो जो शुगर केन के सीड सेट्स होते हैं उसको हम लोग यूज करते हैं प्रोपगेशन के लिए। लोग तो कनेक्टेड है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो दूसरा मेथड है वो है एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी में इन दिस कैटेगरी द प्लांट्स आर प्रोपगेटेड बाय द सीड्स, बट द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस, the embryo is formed by a process in which meiosis and syngamy is eliminated। मतलब कि एगैमोस्पर्मी में प्लांट्स तो सीड के द्वारा प्रोपगेट होते हैं, लेकिन इन सीड्स में जो एम्ब्रियो का निर्माण होता है उसमें या तो नॉर्मल मियोसिस नहीं होती है या सिंगेमी की प्रोसेस नहीं होती है ना। एंड की जगह यहां पर हम लोग कर लेंगे और सिंगेमी इज एलिमिनेटेड। तो जो एगैमोस्पर्मी ये 3 तरीके की होती है। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये बार बार हमने आप लोगों को बताया था कि एम्ब्रियो साइक का स्ट्रक्चर ये एंटीपोडल, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये एग सेल सेंटर में, और ये दोनों सिनर्जिड्स, जिसमें कि ये जो फिलिफॉर्म एपरेटिस स्ट्रक्चर आप लोग जानते होंगे। जो एग सेल है ये जाइगोट में डेवलप होता है, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई है ये एंडोस्पर्म में डेवलप होता है। ठीक, तो आते हैं हम लोग फिर एगैमोस्पर्मी में। एगैमोस्पर्मी 3 तरीके की है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि द एम्ब्रियो अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक सेल लाइक द सेल्स ऑफ न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट। आप ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोसाइक, इसमें सारी की सारी सेल्स हैप्लॉयड हैं। ठीक, ये जो हैप्लॉयड एम्ब्रियोसाइक है ये किसके अंदर रहता है? ये डिप्लॉयड एम्ब्रियोसाइक के डिप्लॉयड न्यूसिलस के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, यहाँ पर ये फ्लावर है, फ्लावर में ये कार्पेल है, कार्पेल में नीचे ओव्यूल लगा हुआ है। इस ओव्यूल के अंदर जो है ना, इस ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसाइक डेवलप करता है। तो ये जो एम्ब्रियोसाइक है यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, ये एम्ब्रियोसाइक, ये पूरा का पूरा हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि एम्ब्रियोसैक से एम्ब्रियो का निर्माण ही नहीं होता, सीधे सीधे वो न्यूसिलस या इंटेगुमेंट के टिश्यू से एम्ब्रियो बन जाता है। क्योंकि न्यूसिलस या इंटेगुमेंट की सेल स्पोरोफिटिक सेल है, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, और उन डिप्लॉयड सेल से सीधे के सीधे एम्ब्रियो बन जा रहा है, यानी उसमें एम्ब्रियोसैक की किसी भी सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इस तरह के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी कहते हैं। इसका जो उदाहरण है सिट्रस यानी जो नींबू है उसमें, या मैंजीफेरा इंडिका आम। आम में आपने कई बार देखा होगा कि एक गुठली के साथ साथ एक छोटी सी गुठली और डेवलप होती दिखाई देती है, या 2 छोटी छोटी गुठलियां, एक बड़ी गुठली होती है, एक छोटी गुठली उसके साथ चिपकी हुई छोटी सी दिखाई देती है। दैट इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। और इस एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के लिए जो पॉलिनेशन है वो स्टिमुलस का काम करता है। ठीक, दूसरा मेथड जो एगैमोस्पर्मी में आता है दैट इज द डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि अ डिप्लॉयड एम्ब्रियोसाइक इज फॉर्म्ड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोटिक डिवीजन। यानी कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल हमने आपको बताया था कि 2 तरह के मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण होता है, एक तो क्रासी न्यूसिलेट और एक होता है टेनुई न्यूसिलेट। क्रासी न्यूसिलेट में क्या होता है कि जो आर्किस्पोरियल सेल है वो एक बार डिवाइड करती है, 2 सेल डिवाइड होती हैं, जिसमें से कि जो लोअर सेल होती है वो डेवलप होकर के और मेगास्पोर मदर सेल का निर्माण करती है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्रासी न्यूसिलेट। टेनुई न्यूसिलेट में जो आर्किस्पोरियल सेल है वो डायरेक्टली मेगास्पोर मदर सेल का की तरह फंक्शन करती है।
तो जब मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, मियोसिस करती ही नहीं है और डायरेक्टली डिवाइड और रीडिवाइड करके एक डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अब उस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में जो सारी की सारी सेल्स हैं, चाहे वो सिनर्जिड्स की सेल हो या जो है एंटीपोडल्स की सेल हो या एग सेल हो, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड होगा। तो जब सारी की सारी सेल्स डिप्लॉयड हैं तो उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत ही नहीं है। बिना फर्टिलाइजेशन के वो डिप्लॉयड सेल जो है सीधे के सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन जाता है, लेकिन इस एम्ब्रियो में क्या क्या चीज मिसिंग हो गई? मियोसिस मिसिंग हो गई, ठीक है ना। तो मियोसिस भी अब मिसिंग हो गई, और जब मियोसिस मिसिंग हो गई साथ ही साथ इसमें जो है फ्यूजन ऑफ द गैमेट वो भी खत्म हो गई, उसकी भी जरूरत नहीं रही। ये जो एग्जाम्पल है वो यूपेटोरियम ग्लैंडुलोसम में पाया जाता है और आइजेरिस डेंटाना में पाया जाता है। फिर तीसरे टाइप का जो एगैमोस्पर्मी होता है दैट इज द एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के केस में जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक सेल ऑफ द न्यूसिलस, इट फॉर्म्स द डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक। यानी कि जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण है वो मेगास्पोर मदर सेल से न होकर के डायरेक्टली न्यूसिलस की सेल से अगर सीधे के सीधे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो जा रहा है, और वो न्यूसिलस की सेल ऑब्वियसली वो मियोसिस करेगी नहीं, तो नतीजा क्या होता है कि जब डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनेगा तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल होगी वो भी डिप्लॉयड होगी, और वो एग विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, मतलब उसमें बिना किसी मेल गैमीट के फ्यूजन के वो सीधे के सीधे एक एम्ब्रियो में डेवलप कर लेगी। तो इस तरीके के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं एपोस्पोरी। और ये जो है पार्थिनियम और पोआ, पार्थिनियम गाजर घास को कहते हैं, और पोआ, पोआ भी एक घास होती है जिसके नाम पर पोएसी फैमिली है। जो पोएसी फैमिली है वो पोआ ग्रास के नाम के ऊपर आधारित है। पोएसी का ही पुराना नाम ग्रेमिनी है, ठीक। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी और आती है, पार्थिनोजेनेसिस। इसमें हमने लिखा ना, सोमैटिक सेल ऑफ द न्यूसिलस फॉर्म द डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक, यानी न्यूसिलस की सेल एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगी। क्योंकि न्यूसिलस की सेल डिप्लॉयड होती है इसलिए उससे बनने वाला जो एम्ब्रियो सैक है वो भी डिप्लॉयड होगा, और जो एग सेल है वो भी डिप्लॉयड है, उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली एग सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो पार्थिनोजेनेटिकली, पार्थिनोजेनेटिकली मतलब पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। पार्थिनोजेनेसिस होता क्या है? व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। जब बिना फर्टिलाइजेशन के एग सेल से सीधे एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये दो तरीके का होता है। जब हैप्लॉइड एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए तो इसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। जब एग सेल न्यूसिलस की सेल से बना हुआ है या किसी और सोमैटिक सेल से बना हुआ है तो उसमें ऑलरेडी डिप्लॉयड है वो एग सेल, तो डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के जब एम्ब्रियो में डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोपार्थिनोजेनेसिस। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हमने देखा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एगैमोस्पर्मी, ये सारे के सारे जो है रिकरेंट एपोमिक्सिस के उदाहरण हैं। यानी कि इस प्रोसेस में ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन रिपीट हो सकता है। यानी कि एक पोटैटो की आप आंख काटिए और उसको बो दीजिए, फिर दोबारा पोटैटो जो डेवलप हुआ उस पोटैटो को लीजिए, फिर उसकी जो है बर्ड्स हैं उसको काट करके आप प्रोसेस रिपीट। नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है कि जो एम्ब्रियो सैक है उस एम्ब्रियो सैक का निर्माण नॉर्मल मेगास्पोर मदर सेल से होता है। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, मियोसिस के फलस्वरूप हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेंगे। हैप्लॉइड मेगास्पोर 4 बनेंगे, 4 में से 3 डीजेनरेट होंगे, सिंगल मेगास्पोर रहेगा। वो मेगास्पोर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? डिवाइड और रीडिवाइड करके 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इस एम्ब्रियो सैक में चूंकि एग सेल हैप्लॉइड है और वो एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है, इसलिए वो एम्ब्रियो स्टेराइल हो जाता है। यानी कि अब वो दोबारा रिप्रोडक्शन के कैपेबल नहीं है, एम्ब्रियो दोबारा नेक्स्ट जनरेशन को पैदा करने के काबिल नहीं रह पाता। क्यों? क्योंकि अब उसमें नॉर्मल मियोसिस की संभावना ही खत्म हो गई, क्योंकि वो हैप्लॉइड हो गया। तो जब एम्ब्रियो हैप्लॉइड हो जाता है तो स्टेराइल हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है इसलिए दूसरा जनरेशन कंटिन्यू नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस कहते हैं।
नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में जो एग सेल से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण होना पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग देखते हैं ओइनोथेरा, जो ओइनोथेरा टाइप ऑफ हमने आप लोगों को एम्ब्रियो सैक बताया था ना, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। तो मोनोस्पोरिक दो तरीके के होते थे, है ना, पॉलीगोनम टाइप और दूसरा ओइनोथेरा टाइप। तो उस ओइनोथेरा में जनरली हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस की घटना देखी गई है। ठीक, फिर कई बार क्या होता है कि एम्ब्रियो इट डेवलप फ्रॉम द सिनर्जिड सेल्स और एंटीपोडल सेल्स, यानी कि एग सेल के द्वारा एम्ब्रियो का निर्माण न होकर के सिनर्जिड से एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड से एंटीपोडल्स की सेल्स भी हैप्लॉइड होती हैं। तो जब सिनर्जिड या एंटीपोडल की सेल से एम्ब्रियो का निर्माण होता है, यानी एग सेल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो जब सिनर्जिड या एंटीपोडल सेल्स से एम्ब्रियो का निर्माण होता है तो इस प्रोसेस को हम लोग एपोगैमी बोलते हैं। यानी एम्ब्रियो या तो हैप्लॉइड एग सेल से बनता है जिसको कि हम लोग पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, या एम्ब्रियो का निर्माण जो होता है सिनर्जिड्स या एंटीपोडल की सेल से होता है जिसको कि हम लोग एपोगैमी कहते हैं। ये प्रोसेस जो है लिलियम में, जो मोनोकॉट प्लांट लिलियम, उसमें पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग की इंपॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस का इंपॉर्टेंस क्या है? तो एपोमिक्सिस इज यूजफुल इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। जो प्लांट ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें क्रॉप इंप्रूवमेंट के लिए एपोमिक्सिस का यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देते हैं। सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वो सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट बनाने का एक ये बहुत अच्छा जरिया है, इससे हैप्लॉइड प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जो एडवेंटिव एम्ब्रियोनी प्रोसेस है इससे वायरस फ्री प्लांट्स डेवलप करने में हमें मदद करते हैं। ठीक है, तो दो प्रोसेस हैं, दो इंपॉर्टेंस हैं एपोमिक्सिस के। इट इज यूज्ड इन क्रॉप इंप्रूवमेंट एक्सपेरिमेंट इन प्लांट ब्रीडिंग, और दूसरा एडवेंटिव एम्ब्रियोनी प्रोसेस इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ द वायरस फ्री सियॉन मटेरियल। ठीक है, तो सियान जो होता है वो ग्राफ्टिंग में यूज करते हैं। जब हम प्लांट की ग्राफ्टिंग करते हैं ना, एक कट होता है और एक सियान होता है। तो सियान मतलब जो नीचे वाला स्टंप होता है उसको हम लोग सियान बोलते हैं, उसके अंदर हम जो है उसमें प्लांट को डाल देते हैं। तो जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है उसमें सियान का निर्माण किया जाता है, और वो सियान जो होता है इसका जो वायरस फ्री सियान मटेरियल होता है, इसके लिए हम लोग एडवेंटिव एम्ब्रियोनी प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं। डायग्रामेटिकली अगर हम लोग इसको देखें तो ये देखिए आपके सामने डायग्राम है, ये फ्लावर है, फ्लावर में स्टिग्मा और ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर जो है ये मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये मेगास्पोर मदर सेल, अब ये देखिए इसमें मियोसिस हो रही है, देख रहे हैं ये स्टेप क्या है, मियोसिस। मियोसिस में अगर सबसे पहले इधर आके देखें तो मियोसिस होगी, तो फंक्शनल मियोसिस के फलस्वरूप 4 मेगास्पोर मदर सेल होंगे। 4 मेगास्पोर्स में से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे और 1 फंक्शनल होगा। ठीक, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो कि हैप्लॉइड हो चुका है मियोसिस के बाद, ये क्या करेगा, नॉर्मल 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर देगा। इसके अंदर जो सारी सेल्स हैं ये सारी की सारी सेल्स हैप्लॉइड हैं, एक्सेप्ट ये जो सेंट्रल सेल है जो कि डिप्लॉइड होती है। अब इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, है ना, एक सेल फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन दो होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि एक सेल भी फर्टिलाइज करेगी, सेंट्रल सेल भी फर्टिलाइज करेगी। एक सेल के फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप ये जाइगोट बन गया, और सेंट्रल सेल के फर्टिलाइजेशन करने से ये एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। तो ये देखिए डिप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया और ये ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म का निर्माण होगा। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हो गई, यानी नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें चेंजेस कहाँ पर आते हैं? चेंजेस यहाँ पर आते हैं कि जब नॉर्मल रिप्रोडक्शन के साथ साथ, ये तो नॉर्मल चल रहा है, न्यूक्लियस की कोई सेल, ये एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो भी सेल होगी ये न्यूक्लियस की सेल है। जब कोई न्यूक्लियस की सेल सीधे के सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, न्यूक्लियस अपने आप में डिप्लॉयड होता है, जब डिप्लॉयड न्यूक्लियस की सेल सीधे के सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगी तो ये देखिए एडिशनल एम्ब्रियो बन गया है। ये तो नॉर्मल एम्ब्रियो है जो कि नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुआ, और ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन गए, किससे? न्यूक्लियस की सेल से। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जब न्यूक्लियस की डिप्लॉयड सेल्स सीधे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस सीड के अंदर देखिए एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है, एक एम्ब्रियो नॉर्मल प्रोसेस के द्वारा डेवलप हुआ है, और बाकी जो एडिशनल एम्ब्रियो है ये किसके द्वारा डेवलप हुए हैं?
एडवेंटिव एम्ब्रियोनी के द्वारा डेवलप हुए हैं, यानी कि जो न्यूक्लियस की सेल्स थी वो न्यूक्लियस की सेल्स एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बना देती हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे प्रोसेस में। यहां पर क्या है कि जो एपोस्पोरस, इसमें जो है एपोस्पोरी हो रही है। एपोस्पोरी के केस में क्या होता है कि एम्ब्रियो सैक का निर्माण तो होता है, बट इस एम्ब्रियो सैक में जो एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण हो रहा है, इस एम्ब्रियो सैक में जो एग सेल है बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में डेवलप हो गई। देखिए जो एग सेल है बिना फर्टिलाइजेशन के, पार्थिनोजेनेसिस का मतलब डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस एग सेल में सीधे पार्थिनोजेनेसिस हो गई और इस पार्थिनोजेनेसिस के फलस्वरूप जो होता है क्या होता है, एपोस्पोरी हो गई। ठीक, यानी हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप हो गया। ठीक, सॉरी, तो ये जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप, हैप्लॉइड नहीं होगा, ये डिप्लॉइड एम्ब्रियो होगा, क्योंकि इसमें जो ये सेल डेवलप हुए ना, एपोस्पोरस इनिशियल सेल, ये जो सेल है ये डिप्लॉइड है और ये डिप्लॉइड सेल पूरा एम्ब्रियो सैक का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है वो नॉर्मल मेगास्पोर की सेल से नहीं हो रहा है, बल्कि न्यूक्लियस की कोई एक सेल है, वो न्यूक्लियस की सेल जो कि डिप्लॉइड है, वो डिप्लॉइड सेल एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रही है। चूंकि डिप्लॉइड सेल एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रही है, इसलिए एग सेल भी डिप्लॉइड है, सिनर्जिड्स भी डिप्लॉइड है, एंटीपोडल्स भी डिप्लॉइड है, और जो सेंट्रल सेल्स हैं ये जो है टेट्राप्लॉइड हो जाएंगी, क्योंकि दो डिप्लॉइड सेल आपस में एक साथ मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस एपोस्पोरी के केस में जो एम्ब्रियो सैक बनता है वो न्यूक्लियस की किसी एक सेल के द्वारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, यानी मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक न बन के न्यूक्लियस की किसी सेल से अगर एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है तो वो एम्ब्रियो सैक जो बनता है उसमें एग सेल डिप्लॉयड होती है और वो डिप्लॉयड एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे सीधे एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती है। इस प्रोसेस को हम लोग एपोस्पोरी कहते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा एपोस्पोरी, जिसमें कि मेगास्पोर मदर सेल या मेगास्पोर के द्वारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण नहीं होता है, बल्कि न्यूक्लियस की किसी एक सेल के द्वारा एम्ब्रियो सैक का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब आते हैं मेगास्पोर मदर सेल। अब इसमें मेगास्पोर मदर सेल, जो डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, उसमें मियोसिस की प्रोसेस गायब हो गई। देखिए यहाँ पर क्या है, मियोसिस अब यहाँ पर नहीं हो रही है। यहाँ मियोसिस यहाँ तक तो होती रही, पर इस स्टेज में अब मियोसिस नहीं हो रही, यानी डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल ये क्या करती है, डायरेक्टली एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाती है विदाउट मियोसिस, यानी डिवाइड, इसमें माइटोसिस होगा, मियोसिस नहीं होगा। और ये मेगास्पोर मदर सेल माइटोसिस के द्वारा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक में डेवलप हो जाएगा। और इसका जो एग सेल है वो भी, एग सेल भी इसका डिप्लॉयड होगा, क्योंकि मियोसिस तो हुई नहीं, सारी की सारी सेल्स जो है इसमें डिप्लॉयड है, और ये पार्थिनोजेनेटिकली डिप्लॉयड एम्ब्रियो में डेवलप हो गया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में जो मेगास्पोर मदर सेल है वो बिना मियोसिस के सीधे डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक बनाता है। उस डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक में डिप्लॉयड एग सेल प्रेजेंट होती है, वो डिप्लॉयड एग सेल पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा एम्ब्रियो बना देती है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी, इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए दो चीजें यहाँ पर कॉमन है। एक तो जो एम्ब्रियो है दोनों केस में डिप्लॉयड एम्ब्रियो बन रहा है, और जो एम्ब्रियो सैक है वो भी डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक है। अंतर ये है कि एपोस्पोरी के केस में एम्ब्रियो सैक का निर्माण न्यूक्लियस की सेल करती है, जबकि डिप्लोस्पोरी के केस में एम्ब्रियो सैक का निर्माण मेगास्पोर मदर सेल करती है विदाउट मियोसिस। ठीक, और एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में क्या होता है? एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो सैक का कोई रोल ही नहीं है, न्यूक्लियस की सेल डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देती है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक, तो ये 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके द्वारा एपोमिक्सिस होती है। ठीक, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में हमने आपको बताया कि इस केस में जो मेगास्पोर मदर सेल है हैप्लॉइड, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, हैप्लॉइड मेगास्पोर बनेगा, वो हैप्लॉइड मेगास्पोर नॉर्मल एम्ब्रियो सैक बनाएगा, और उसमें जो एग सेल है वो बिना फर्टिलाइजेशन के हैप्लॉइड एम्ब्रियो बनाएगी। चूंकि हैप्लॉइड एम्ब्रियो स्टेराइल होता है, वो नेक्स्ट जनरेशन में कंटिन्यू नहीं करेगा,
इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरेंट, यानी केवल एक बार एपोमिक्सिस होगी, दोबारा एपोमिक्सिस नहीं हो पाएगी। ठीक, तो ये रहा एपोमिक्सिस का टॉपिक। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिए। मेरी आवाज आ रही है? इस तरीके से प्लांट्स में एपोमिक्सिस, हाँ, तो इस तरीके से प्लांट्स में एपोमिक्सिस कंप्लीट होती है। ये टॉपिक हम आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देंगे, और ये वीडियो, इसमें चूंकि डिस्कशन हो जाता है, इसमें आपको कहीं कुछ पूछना हो या जानना हो तो आप पूछ सकते हैं, अपना क्वेश्चन जो भी डाउट हो उसमें पूछ सकते हैं, दोबारा भी नेक्स्ट जब कभी क्लास हो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स में एपोमिक्सिस कंप्लीट। ये जो टॉपिक है कॉम्पिटिटिव, हाँ बताओ सर। एपोस्पोरिया एपोस्पोरी और, आवाज तुम्हारी नहीं आई। एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में अंतर जानना चाह रही हो? हेलो, देखो, हाँ फिर से मैं बता देता हूँ, एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी में अंतर क्या होता है। एपोस्पोरी में डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, ठीक है ना, यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण जिस सेल से होगा वो डिप्लॉयड होगी, और वो सेल न्यूक्लियस की सेल होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही जो है एम्ब्रियो सैक रहता है। क्योंकि न्यूक्लियस स्पोरोफिटिक जनरेशन की सेल है और एम्ब्रियो सैक मियोसिस के बाद बनती है, तो इसमें जो एम्ब्रियो सैक बन रही है उसमें मियोसिस हो ही नहीं रहा है, सीधे के सीधे न्यूक्लियस की कोई सेल जो है एम्ब्रियो सैक का निर्माण कर रही। चूंकि एम्ब्रियो सैक का निर्माण न्यूक्लियस की सेल से हो रहा है जो कि डिप्लॉयड है, इसलिए एम्ब्रियो सैक की सारी सेल्स डिप्लॉयड होंगी, यानी कि उसमें जो एग सेल बन रहा है वो भी डिप्लॉयड है। देखिए एग सेल कैसी है, डिप्लॉयड। अब ये एग सेल बिना फर्टिलाइजेशन के सीधे सीधे एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जा रही, तो इसको बोलते हैं एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी में क्या होता है कि डिप्लोस्पोरी में जो एम्ब्रियो सैक बन रहा है वो मेगास्पोर मदर सेल से बन रहा है, यानी एम्ब्रियो सैक यानी कि न्यूक्लियस की कोई एक सेल डिफरेंशिएट होगी, वो मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट होगी, उस मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस नहीं होगी, सीधे के सीधे वो मेगास्पोर मदर सेल, ये देखिए डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लोस्पोरी के फलस्वरूप ये जो एम्ब्रियो सैक बनाएगी इसमें मियोसिस हो ही नहीं रही है, यानी कि जो एग सेल है, सिनर्जिड की सेल है, एंटीपोडल्स हैं, ये सब की सब डिप्लॉयड है। क्यों? क्योंकि मियोसिस हुई नहीं। तो मियोसिस दोनों जगह नहीं हो रही है, चाहे वो मेगास्पोर मदर सेल हो चाहे वो न्यूक्लियस की सेल हो। जनरली मियोसिस होना कहाँ चाहिए था, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होना चाहिए था, लेकिन वहां नहीं होता है, और न्यूक्लियस में मियोसिस होने का कोई गुंजाइश ही नहीं क्योंकि वो स्पोरोफिटिक सेल है। तो दोनों केस में जो एम्ब्रियो सैक बनता है उसकी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं, और उसमें जो एग सेल होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो का निर्माण कर देता है। जब एम्ब्रियो का निर्माण डिप्लॉयड एग सेल से होता है और वो डिप्लॉयड एग सेल किसी मेगास्पोर मदर सेल से बनती है तो उसको डिप्लोस्पोरी बोलते हैं, और वो डिप्लॉयड एम्ब्रियो जब न्यूक्लियस के किसी बनाए हुए एम्ब्रियो सैक से डेवलप होता है तो उसको एपोस्पोरी बोलते हैं। अंतर बस इतना है, ठीक। एक में एम्ब्रियो सैक न्यूक्लियस की सेल से बनेगा और एक में एम्ब्रियो सैक डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। और कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अच्छा, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एम्ब्रियो सैक का कोई रोल ही नहीं है। न्यूक्लियस बिना एम्ब्रियो सैक बनाए डायरेक्टली एम्ब्रियो बना देगा, तो इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा।